नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का युवा एंड वर्ल्ड चैनल में। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 3। इस पार्ट में हम 4 विषय पढ़ेंगे। नंबर 1, बैटल ऑफ वाटरलू। नंबर 2, राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म इन यूरोप। नंबर 3, ट्रीटी ऑफ वियना। नंबर 4, इमर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरीज। सबसे पहले बैटल ऑफ वाटरलू। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि नेपोलियन का शासन 1815 तक हुआ था। तो 1815 में ऐसा क्या हुआ था कि नेपोलियन का शासन खत्म हो गया। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था। नेपोलियन जब अपनी आर्मी को बढ़ा रहा था और स्ट्रांग बना रहा था, क्योंकि उसको एक विशाल साम्राज्य तैयार करना था। वो अपने समय का एक बहुत बड़ा हीरो बन गया था। उस समय 4 देश आए और वे नेपोलियन के अगेंस्ट मिल गए। नेपोलियन के बढ़ते हुए पावर से दूसरे देशों को परेशानी हो रही थी। वे सोच रहे थे कि कहीं इसकी बढ़ती हुई ताकत हम ही को ना ख़त्म कर दे। तो इन 4 देशों ने नेपोलियन पर आक्रमण कर दिया। ये 4 देश कौन कौन से थे? प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। इनको कैसे याद रखोगे? बोलोगे प्राग। क्या बोलोगे? प्राग। PRAB। P फॉर प्रूशिया, R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया एंड B फॉर ब्रिटेन। मन में सोचोगे प्राग तो ये चारों नाम याद आ जाएंगे, भूलोगे नहीं। तो इन 4 देशों ने नेपोलियन पर हमला कर दिया था 1815 में। ये जो युद्ध हुआ था उसको बैटल ऑफ वाटरलू कहते हैं। बैटल ऑफ वाटरलू का रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट तो ऑब्वियस था। कितने देश थे? 4 और नेपोलियन 1। भाई एक तरफ 4 देश और दूसरी तरफ नेपोलियन 1, तो नेपोलियन की हार तो होनी ही होनी थी। नेपोलियन हार गया बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में। नेपोलियन की हार के साथ साथ फ्रांस में एक नया मोड़ आया। वो मोड़ कौन सा था? कंजर्वेटिज्म। तो यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट शुरू होता है, राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म इन यूरोप। ये जो चारों देश थे ना, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ये लोग कंजर्वेटिज्म चाहते थे। कंजर्वेटिज्म क्या? कंजर्वेटिज्म इज अ कमिटमेंट टू ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड आइडियाज with opposition to change. Conservatism supports keeping traditions in society. Conservatives पुरानी प्रथा को, पुराने आइडियाज़ को समाज में बरकरार रखना चाहते थे। इनको चेंज पसंद नहीं था, इनको नयापन पसंद नहीं था। ये लोग पुरानी प्रथा के अनुसार चलना पसंद करते थे, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को प्रिजर्व रखना चाहते थे। तो यहाँ पर ये कंजर्वेटिव लोग कौन कौन से ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को प्रिजर्व रखना चाहते थे? 3 चीज़ों को। तो इन 3 चीज़ों को हम 3 पॉइंट में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, देयर शुड बी एब्सोल्यूटिज्म। देश में मोनार्की होना चाहिए, राजा महाराजाओं का शासन होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक रूल होना चाहिए। मतलब एक ही आदमी के हाथ में पावर होगा। कॉमन पीपल के पास कोई पावर नहीं होना चाहिए। कॉमन पीपल का समाज में कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। कॉमन पीपल के पास बस काम करना है, टैक्स भरना है और राजा महाराजाओं की बात चुपचाप मान लेनी है। अच्छा, तो ये हो गया पहला पॉइंट, पहली चीज़ जिसको कंजर्वेटिव लोग प्रिजर्व रखना चाहते थे। अब दूसरी चीज़, पॉइंट नंबर 2, क्लर्जी एंड सोशल हायरार्की। क्लर्जी मतलब ये जो चर्च में पोप होते हैं ना, इनको क्लर्जी बोलते हैं। उस समय समाज में इनका बहुत ज़्यादा पावर था। ये लोग बहुत पावर एंजॉय करते थे। इनको लोगों से बहुत मान सम्मान भी मिलता था।
ऐशो आराम का जीवन जीते थे और मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, टैक्स भी नहीं भरते थे ये लोग। फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा और नेपोलियनिक कोड के द्वारा क्लर्जी का पावर खत्म हो रहा था। कॉन्जर्वेटिव लोग इस खोए हुए पावर को वापस लाना चाहते थे। कॉन्जर्वेटिव लोग चाहते थे समाज में सोशल हायरार्की रहे। सोशल हायरार्की का मतलब समाज में अलग अलग वर्ग होंगे, अलग अलग क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, इनका स्टेटस अलग अलग होगा, अधिकार अलग अलग होगा, पावर अलग होगा। इस तरह के भेदभाव समाज में होने चाहिए। इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 3, नो डिसएग्रीमेंट, नो क्रिटिसिज्म एंड रूल ऑफ सेंसरशिप। मतलब जो रूलर होंगे, जो राजा होंगे, उनकी कोई बुराई ना करे, उनको कोई टोके ना, उनका विरोध कोई ना करे। ये लोग अच्छा काम करे, बुरा काम करे, कॉमन पीपल का कोई अधिकार नहीं है कुछ कहने का। और क्या? रूल ऑफ सेंसरशिप, मतलब रूलर्स के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं लिख सकते, कुछ नहीं पब्लिश कर सकते। बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, सॉन्ग्स में इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, लिख सकते। अगर बोलोगे तो सज़ा मिलेगी, मौत की सज़ा भी मिल सकती है। तो ये चारों देश, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये लोग कॉन्जर्वेटिव आइडियाज़ को प्रिजर्व रखना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी इस आइडिया को, अपनी इस इच्छा को एक ट्रीटी का रूप दिया। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। तो यहाँ से तीसरा पॉइंट शुरू होता है, ट्रीटी ऑफ वियना। ये कब साइन हुआ था? 1815 में। कहाँ पे? वियना में। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ट्रीटी ऑफ वियना का क्या ऑब्जेक्ट था, क्या उद्देश्य था? ट्रीटी ऑफ वियना का उद्देश्य था जो भी चेंजेस आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा, नेपोलियनिक वॉर्स के द्वारा, उन सबको अनडू करना, मतलब ख़त्म करना, और यूरोप में एक नया कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर लाना। ट्रीटी ऑफ वियना ने क्या किया, इसको हम पढ़ेंगे 3 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड। बॉर्बन डायनेस्टी, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ख़त्म कर दिया था, उसको दोबारा से रिस्टोर किया गया। फ्रांस लॉस्ट सम टेरिटरीज। कुछ टेरिटरीज जो नेपोलियन ने जीते थे फ्रांस का साम्राज्य बढ़ाने के लिए, वे फ्रांस से छीन लिए गए और फ्रांस की बाउंड्रीज में कुछ नए स्टेट्स सेटअप किए गए कि फ्रांस आगे और एक्सपैंड न कर पाए। ओके, पॉइंट नंबर 3, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिला। ऑस्ट्रिया को क्या मिला? नॉर्दर्न इटली। रशिया को पोलैंड का एक पार्ट मिला और प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स के कुछ नए टेरिटरीज मिले। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया, इनको कुछ ना कुछ मिला। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि कैसे ट्रीटी ऑफ वियना ने पुरानी समाज व्यवस्था फिर से स्थापित किया। ऑटोक्रेसी, सोशल हायरार्की, सेंसरशिप, इनको वेलकम किया। ओके, उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 4 में। ट्रीटी ऑफ वियना से जो समाज में कुछ लोग वो खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम ये जो ट्रीटी ऑफ वियना की बात हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, हम विद्रोह करेंगे। वो क्या चाहते थे? वो नेशनलिज्म चाहते थे। नेशनलिज्म, अपने देश के प्रति प्यार, अपने कल्चर के प्रति प्यार, वो इस आइडिया को फैलाना चाहते थे। वो मोनार्की का अपोज करते थे। राजा महाराजाओं का शासन उनको नहीं चाहिए।
उनको कॉमन पीपल में पावर चाहिए, उनको कॉमन पीपल का फ्रीडम चाहिए, और क्या चाहिए, उनको एक कॉमन कल्चर चाहिए, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन हिस्ट्री, जिसके द्वारा नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने क्या शुरू किया, सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू किया। तो इनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, वो है ग्यूसेप्पी मज़ीनी। ग्यूसेप्पी मज़ीनी ये कौन था? ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था। इसने क्या किया था? इसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ यंग इटली मार्सिलीज में बनी थी और यंग यूरोप ये बर्न में बनी थी। ये दोनों सीक्रेट सोसाइटीज़ के नाम थे। तो मज़ीनी ने क्या चाहा? मज़ीनी ने इटली को यूनिफाई करना चाहा कि इटली जो होगा एक यूनाइटेड नेशन होगा, यहाँ कॉमन इटालियन लैंग्वेज होगा, कॉमन इटालियन कल्चर होगा। तो इस तरह की कोशिश की मज़ीनी ने। मज़ीनी की इस कोशिश ने यूरोप के काफ़ी देशों में बहुत ज़्यादा हलचल मचा दी, बहुत देशों को मोटिवेट किया। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, इन्होंने मज़ीनी को अपना आदर्श बना लिया और अपने अपने देश में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दिया। मज़ीनी मोनार्की का विरोध करता था और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को लाना चाहता था। उसके इस बढ़ते हुए प्रभाव ने कॉन्जर्वेटिव्स को डरा दिया, वे भयभीत हो गए। मेटरनिक ने मज़ीनी के बारे में बोला, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर किसने बोला? मेटरनिक ने बोला। इसके बाद क्या होता है ये जानेंगे अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक करना और सबके साथ शेयर करना और UN वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।